नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए शांतनु गुप्ता सर, ऑथर, ऑल्सो मीडिया पर्सनैलिटी, जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, एक से एक बढ़कर डिटेल्स निकल कर आ रही है। जहाँ एक महिला, प्रेग्नेंट महिला पुलिस के बारे में मैंने पहले भी बात की थी, एसीपी, डीसीपी सबको मारा जा रहा है। इस वक्त पुलिस अपने पूरे लेटेस्ट गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स के साथ है, मारने के लिए नहीं, टू कैप्चर कि ये हैं कौन-कौन लोग। इन सबकी पूरी प्रोफाइल बन रही है। एआई रिकग्निशन सिस्टम्स यूज़ किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स नहीं है, वो तो दिख ही रहा है। मतलब जिस तरीके का उनका चाल-चलन है, पर्सनैलिटी है, दिख रहा है। इसके साथ-साथ डीटीएस का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब ब्लूटूथ से ब्लूटूथ टॉकिंग। आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। दे हैव गॉन टू दैट स्टेज। फॉरेनर्स आ रहे हैं, क्या बात है! फॉरेनर्स वीज़ा लेके टूरिस्ट भारत में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मेरे लिए न्यूज़ है। इनको तो ब्लॉक कर देना चाहिए, ब्लैक आउट कर देना चाहिए कि दे कैन नेवर विज़िट इंडिया फॉर एनी रीज़न। सो समझते हैं सर से, बिकॉज़ सर हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स टू टॉक ऑन, कि भारत के अलावा भी बहुत कुछ जगह पे कंट्रीज़ में किस तरीके से एग्ज़ाम्स को मैनेज किया जाता है, व्हाट कैन बी लर्न्ड एंड व्हाट शुड बी ओमिटेड आउट। इसके साथ-साथ एनआईए की एंट्री हो रही है सीजीपी प्रोटेस्ट में। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी, नमस्ते। जी। सर, एग्ज़ाम क्या भारत में ही लीक होते हैं? मैं तो बस मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी आज। हुँ। देखिए आप ये एग्ज़ाम लीक, चीटिंग इनका पुराना इतिहास रहा है और इंसेंटिव तो बहुत बड़ा है एग्ज़ाम लीक होने का, चीटिंग करने का। बेसिकली मेहनत ना करनी पड़े और मैं एक लेवल पार कर जाऊँ, है ना? तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है लीक होने का, चीटिंग होने का और उसमें कोई बड़ा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना। भई आपको कोई 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 भी चीज़, कोई इम्तिहान देना है और इम्तिहान इतना बड़ा है कि उसके बाद आपके बारे न्यारे हो जाएँगे। मतलब आपने एक नीट पास किया, आप डॉक्टर बन गए। आपने एक आईआईटी पास किया, आप आईआईटी में पहुँच गए। तो मतलब इट्स अ स्टेयर टू अ गुड लाइफ़। तो उसके लिए कोई भी पैसे देगा और क्योंकि पता है कि इसका इंसेंटिव ज़्यादा है तो माफिया भी लग जाएँगे, है ना? उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ आया उसके पहले चीटिंग माफिया एक फॉर्मल टर्म थी। जैसे हम सैंड माफिया, किडनैपिंग माफिया, रंगदारी माफिया, डकैती माफिया जैसे बोलते हैं, ऐसे चीटिंग माफिया स्टैंडर्ड टर्म थी उत्तर प्रदेश में, जिसको योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा। वहाँ पे सेंटर इसलिए लिए जाते थे क्योंकि वो सेंटरों में मास चीटिंग होती थी। चीटिंग के भी कई तरीके होते हैं, पता है आपको? मुझे याद है कि जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो दिनेश शर्मा जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, आपको याद हो, उप मुख्यमंत्री भी थे वो और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे वो। तो चीटिंग के विरुद्ध कानून आया ही था। तो मेरा उनके पास बैठना हुआ, मैं अपनी किताब भी लिख रहा था, तो उन्होंने कहा कि चीटिंग के 4 तरीके होते हैं। मैंने कहा अच्छा 4 तरीके होते हैं? तो उन्होंने कहा पहला पहला तरीका होता है कि पूरा सेंटर ही रिग हो जाता। मतलब गायत्री जी का स्कूल सेंटर है और गायत्री जी ने पूरा पढ़ के सबको बता दिया आंसर और वो सेंटर उन्होंने लिया ही इसलिए था और क्यों बता दिया? क्योंकि गायत्री जी ने सबसे पैसे लिए हैं। ये स्टैंडर्ड मॉडल था। तो उसके खिलाफ क्या करा? पहले तो सेंटर के नॉर्म्स बनाए गए कि सेंटर में बाउंड्री होगी। कैन यू इमेजिन? आपको बाउंड्री तो होती नहीं, सेंटर में बाउंड्री नहीं होती थी क्योंकि बाउंड्री में फलानता आदमी दिख जाता है, उसको आसान होता है ट्रैक करना। तो उसमें बाउंड्री होगी, उसमें किस तरह का गेट होगा, उसमें सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होगा, उसमें किस तरह की बेंच होंगी, पूरा मार्क करा गया तो आधे सेंटर ड्रॉप हो गए क्योंकि उनके पास तो था ही नहीं, जो अखिलेश जी के समय में थे। तो पहला ये हुआ। दूसरा, कोई भी चला जाता था। गायत्री जी की जगह कोई और एग्जाम लिखने चला गया जो थोड़ा बहुत मोटा-मोटा सेम, तो सॉल्वर्स की पूरी एक टीम होती थी। उन्हें सॉल्वर कहते थे, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते थे, उनका काम होता था पैसे कमाना, सॉल्वर बन के। तो वो अपने आप को ऑफर करते थे कि मैं लिखूंगा आपकी एग्जाम और छोटे से कार्ड पे कहाँ दिखता है, उतना छोटे से आईडी कार्ड में दिखता भी नहीं है। तो उसकी जगह सब जगह थंबनेल शुरू हुए क्योंकि अब नरेंद्र मोदी ने थंबनेल सिस्टम सेट कर दिया, आप आधार के माध्यम से सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो वो खत्म हुआ। तीसरा तरीका होता था, कॉपियां एक्सचेंज हो जाती थी कि मैं अच्छा बच्चा हूँ और एक बेकार बच्चा है, तो मेरे पन्ने की आधी कॉपी उसके पन्ने में लगा दी जाएगी। मेरे मार्क्स गए, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मुझे मेरे मार्क्स ये गए मेरे को ये नहीं और पता था, ये थर्ड वाला। हाँ, हाँ, ये भी होता है, कॉपी एक्सचेंज बोलते हैं इसको, है ना? तो उसमें क्या करा, फिर हर पन्ने पे कोडिंग करी गई कॉपी के, कि भाई जिससे कॉपी पूरी एक रहे ना, इसमें कोडिंग लिख दी कि भाई शांतनु गुप्ता की कॉपी है तो उसका हर पन्ने पे कोड होगा। जैसे आपने देखा होगा पासपोर्ट के हर पन्ने पे आपका पासपोर्ट नंबर इंप्रेशन रहता है, इससे एक पन्ना भी अलग ना हो जाए। हुआ। जो चौथा मेथड है, जो अभी भी दिक्कत कर रहा है, उत्तर प्रदेश में भी दिक्कत कर रहा है, वो है पेपर लीक। आपने सारे तरीके इन सेंटर तो ये सारे इन सेंटर तरीके हैं कि एग्जाम में आके सॉल्वर चला गया, एग्जाम का सेंटर ही कॉम्प्रोमाइज है, मैं एग्जाम लिखने गया तो मेरी कॉपी, ये सारे इन सेंटर है, लेकिन पेपर ही पहले से लीक हो गया। अगर मेरे पास पहले से ही पेपर है तो इन सेंटर तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब आपको लगता है तो पेपर लीक होना बड़ा आसान है, बल्कि मैं तो इतना बड़ा स्टेटमेंट कहूंगा, जो पेपर जीवन में प्रिंट हुआ होगा वो लीक हुआ ही हो। आजकल पता क्यों लग जाता है? क्योंकि आजकल व्हाट्सएप है, आजकल इंस्टाग्राम है और उसमें करोड़ों लोग हैं।
पहले वो हाथ से बता देते होंगे। पहले सुना है कि ऐसा हुआ करता था कांग्रेस के ज़माने में कि जो बड़े कोचिंग वाले थे वो दिल्ली आ जाते थे और जो बड़ी प्रेस होती थी उसके सामने बैठ के उनको हाथ से लिख के पेपर वापस ले आते थे। कोचिंग वालों को सबसे ज़्यादा इंसेंटिव है पेपर लीक कराने का, क्योंकि उनके पास देखिए अगर मैंने आपको पेपर दे भी दिया तो आप लीक कहाँ करेंगे उसको? भई आपके दरवाज़ा खटखटाएँगे कि भैया नीट दे रहे हो क्या? नीट कोचिंग के पास तो है ना, उसके पास 1000, 2000, 5000 लाखों बच्चे हैं, तो कोचिंग के वालों के पास सबसे ज़्यादा इंसेंटिव होता है पेपर लीक कराने का। क्योंकि उनके बच्चे अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे तो वो पेपर में छपवाएँगे, उनके पास अगली बार आएगा। जो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कोचिंग वाले, मैं कोचिंग वालों पे नहीं कह रहा हूँ कुछ, लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज़ कोचिंग वाले हैं, ठीक है? अब क्या हुआ कि पेपर देखिए 5-6 लोगों ने सेट करा पेपर। सेट करा मतलब जिन्होंने पेपर बनाया। मान लिया पेपर में 100 150 क्वेश्चन है, पेपर ने सेट करा। तो पहला आदमी ये है तो लीक ही कर लीक कर सकता है, ये तो बिल्कुल ही वो है, गंगोत्री है ये तो। यहाँ से तो गंगा निकली है, मतलब यहाँ से तो पेपर निकला है, तो इनके तो इन 6 लोगों के तो दिमाग में पेपर है, ये लीक कर सकते हैं। और आपको पता है इस बार का जो नीट है 2026 का किसने लीक किया है? जो 13 लोग अरेस्टेड भी हैं। पेपर जिन्होंने बनाया है, डॉक्टर उन्होंने 4-5 तो बनाया। डॉक्टर पीएचडी डॉक्टर है उसमें, मतलब शिक्षाविद हैं, उन्होंने लीक कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको चाइना पैरेलल बताता रहता हूँ। चाइना में जो पेपर सेट करता है, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया जाता है गायत्री जी, मतलब ऑलमोस्ट जेल्ड। पेपर बनाने के कुछ महीने पहले तक, मतलब जैसे 20 दिन पहले कि तभी बात करके वो बताना शुरू कर देना मैं मतलब जिस दिन उसका असाइनमेंट होता है, जिस दिन उसकी नियुक्ति होती है, उसके उस दिन से रह के वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहता है। जैसे भारत में भी होता है बजट बना, आपको पता है भारत में जब बजट बनता है, तो सारे लोग एक जगह रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। क्योंकि वो बाहर बता देंगे तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगी, वो शेयर मार्केट बढ़ जाएगा, जो भी बजट हाँ, माँगा तभी वो वो हो लोग जाएगा। घर नहीं जाते हैं। जब बजट बन रहा होता है तो लोगों को घर जाना अलाउड नहीं होता है। इसी वजह से क्योंकि वो बाहर कुछ भी लीक कर देंगे तो पता लग जाएगा भई यहाँ हाईवे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, उस शेयर के मार्केट बढ़ जाएँगे तो ट्रेडिंग में काम आएगा। या लोगों को पता लग जाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है, वो ज़मीनें खरीद लेंगे, उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। तो चाइना में क्या होता है सेटर, क्योंकि सेटर सबसे मूल है, वहाँ से तो मैंने जैसे कहा गंगोत्री है, वो तो यमुनोत्री है, वो तो पेपर की। तो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया था और जब तक रिज़ल्ट नहीं आता वो लोग आदमी भारत में ये हो गया तो इसी में मानवाधिकार के कानून वाले आ जाएँगे प्लेकार्ड लेके, अरे सेटर की जीवन का क्या होगा? अब उसके बाद देखिए, या तो मैं सेंट्रलाइज़ प्रिंट करूँ, मतलब मैंने दिल्ली में सारे पेपर प्रिंट कर दिए और सारे स्टेट में भेज दिए। एक तो ये तरीका हो सकता है। तब मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही प्रिंटिंग प्रेस पे पुलिस लगा सकता हूँ, पूरी मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अब क्या मुझे ट्रांसपोर्ट बहुत करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? कोई ड्राइवर होगा उसमें, कोई पीछे आदमी बैठा होगा, किसी रूम में जाएगा, वो सीधे सेंटर पे तो सुबह-सुबह पहुँचेगा नहीं 9 बजे, कहीं जाएगा, उस स्टोर रूम में होगा, वहाँ गार्ड होगा। अब आप सोचिए अगर और वो भी कि एक-एक एग्ज़ाम के कम से कम 400-400 सेंटर होते हैं। 30 राज्यों में, यूनियन टेरिटरी में इतना सारा ट्रांसपोर्ट, कितने सारे लोग हैं, ज़रा गिनिए एक बार। इतने सारे राज्यों में 22 लाख मान लिया लीड दे रहे हैं, कितने कितने ड्राइवर होंगे, कितने उसके क्लीनर होंगे, कितने स्टोर रूम वाले होंगे, कितने गार्ड होंगे, हज़ारों लोगों को एक्सेस है एक तरह से पेपर की। और इन सबको पता है कि इस पेपर की मैंने फ़ोटो खींच ली, कुछ करना नहीं है, पेपर नहीं निकाल के देना है इसको। इसकी फ़ोटो खींच के मैंने भेज दिया तो मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे। कौन ड्राइवर है, कौन क्लीनर है, कौन गार्ड है जो नहीं बेचेगा पेपर को? आप सोचिए ना, मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल बता रहा हूँ कि कौन है नहीं बेचेगा, तो पेपर तो बिकते आए हैं। अब क्या हुआ, एक दूसरी दिक्कत होती थी पहले। पहले मैं खुद इंजीनियर हूँ। जब हम लोग इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देते थे गायत्री, अब किससे पूछेगा आज से 20-25 साल पहले, आपको कम से कम 10-15 एग्ज़ाम तो देने ही पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? आईआईटी का अलग एग्ज़ाम है, रुड़की का अलग एग्ज़ाम है, चंडीगढ़ का अलग एग्ज़ाम है, तमिलनाडु के इंजीनियरिंग कॉलेज का अलग एग्ज़ाम है, महाराष्ट्र के अलग एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश का अलग एग्ज़ाम है। तो क्या होगा, इनकी सबकी फीस होगी, इनके सबके सेंटर होंगे, इन सबके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, इन सबकी काउंसलिंग होगी। अगर मेरा एक में एडमिशन हो गया, तो मुझे वहाँ पे अपने 1-2 लाख रुपए एडवांस में देने पड़ेंगे और दूसरे का एडमिशन मेरा दोबारा हो गया अच्छे कॉलेज में, तो मेरा ये 2 लाख रुपए गए। तो बहुत दिक्कत होती थी। मोदी सरकार है, उसने उसको सॉल्व कर दिया, सबको कॉमन कर दिया। अगर आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाना, एक एग्ज़ाम लिखें नीट। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, एक एग्ज़ाम है आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस। ठीक है? आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना हो, पहले तो केवल मार्क्स से होता था। आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल पहले तक मार्क्स से एडमिशन मेरिट होता था। मेरिट बेसिस लेकिन पे। लेकिन मेरिट में बड़ी दिक्कत होती है। यूपी बोर्ड में जिस तरह से नंबर दिए जाते हैं और जैसे उड़ीसा में दिए जाते हैं, जैसे तमिलनाडु में दिए जाते हैं, बड़ा अलग है। तो वो बड़ी फिर उसकी उसकी नॉर्मलाइज़ेशन किया जाता था, लेकिन वो नहीं टेक्निकल तरीका था। अब एक कॉमन एग्ज़ाम हो गया सीयूईटी, राइट? अब पूरे भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम सीयूईटी होते हैं। आपको सबके अलग-अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, आप अपनी तो ये बहुत बड़ा कदम है ना? और ये पिछले 10 सालों में हुआ है। इसका क्रेडिट आपको स्मृति ईरानी को भी देना पड़ेगा, प्रकाश जावड़ेकर को भी देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को भी देना पड़ेगा। क्योंकि गाली देना तो बहुत आसान है, सॉल्यूशन लाना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें भी राज्यों ने दिक्कत करी, सारे अपोजिशन वाले राज्यों ने कहा, तमिलनाडु ने कहा नहीं-नहीं हम नीट का पार्ट नहीं बनेंगे।
तेलंगाना ने कहा हम नीट का पार्ट नहीं बनेंगे, वेस्ट बंगाल ने कहा हम नीट का पार्ट नहीं बनेंगे, अब सब बन रहे हैं, बन गए, क्योंकि उनको पता है यही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। अब दिक्कत क्या हुई, लेकिन जैसे ही एग्जाम कॉमन हुआ तो बच्चे बढ़ गए एक ही एग्जाम को लिखने वाले, क्योंकि अब तो सभी उसी, पहले तमिलनाडु वाला बच्चा अलग एग्जाम लिखता था, महाराष्ट्र वाला अलग लिखता था, अब क्या है सब सारे के सारे लोगों को नीट लिखना, मतलब 22 लाख लोगों को। अब जैसे ही 22 लाख लोग हो गए तो इसे बोलते हैं वन एंड डन, मतलब एक पेपर लिखा और हो गया। नीट के लीक होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब आप बताएंगे क्यों? मैं क्विज आपके साथ भी खेलता हूँ। इसमें डॉक्टर, इसमें भी माफिया सिस्टम चल रहा है ना, कोचिंग माफिया तो अलग है, कोचिंग माफिया अलग है, इसमें वो जो डॉक्टर्स का भी एक ग्रुप माफिया बना हुआ है जिसको अपने बच्चे को भी डॉक्टर बनाना है। वो तो ठीक है, लेकिन नीट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है लीक होने की। मैं आपको यूपीएससी वर्सेस आईटीजेई वर्सेस नीट, इनमें नीट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा लीक होने की। ये क्विज क्वेश्चन है आपके, बताओ क्यों? हाँ, इसमें थ्योरी है वन एंड डन, वन एंड डन, मतलब मैंने एक पेपर लिखा और मेरा हो गया। आईटी में क्या होता है, पहले आईटी मेन होता है, आईटी एडवांस होता है। भाई जो मेरा माफिया है उसने मेरा मेन तो लीक करवा दिया, एडवांस को लीक ही नहीं करवा पाया, तो मैं क्या करूंगा? मैंने तो 10 लाख रुपए दे दिए उसको, डूब गए। समझे? डूब गए मेरे। और भाई आपको पता है लीक कराना को इतना आसान भी तो है नहीं। तो मैंने एक बार एक माफिया लीक करवा दिया, वो दूसरा लीक करवा ही नहीं पाया, और मैं तो बुद्धू बच्चा हूं, तभी तो मुझे लीक की जरूरत है, मैं तो मुझे तो आता ही नहीं है कुछ। तो मैंने एक लीक करवा लिया, दूसरा लीक ही नहीं करवा पाया, तो आईटीजेई का लीक नहीं होगा आसानी से। यूपीएससी में तो और है, पहले प्रीलिम है, फिर मेन है, फिर इंटरव्यू है। आप कहां से एक को लीक करवा लिया, दूसरा लीक करवा ही नहीं पाओगे, फिर इंटरव्यू कैसे रिक करोगे? तो उसके होने की, इसमें क्या है, एक पेपर देखिए आप एम्स पहुंच गए, एक पेपर लिखा बेस्ट ऑफ द कॉलेज पहुंच गए, एक पेपर लिख के नीट का, तो वन एंड डन है। तो और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इसके लीक होने की, मतलब इंसेंटिव बढ़ जाता है, इंसेंटिव बढ़ जाता है तो पैसे बढ़ जाते हैं, पैसे बढ़ जाते हैं तो भाई आदमी येन केन प्रकार में पूरी कोशिश करता है कि इसको लीक करा लूं और उसको ले लूं, ठीक है। अब आते हैं, मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन हो क्या सकता है, क्या सरकार ने कुछ सोल्यूशन करा? तो पहले तो मैंने आपको बताया कि जो मल्टीपल एग्जाम देने पड़ते थे, कि आपको अगर 15 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेना, तो आपको ऑलमोस्ट 15 एग्जाम देने पड़ेंगे आज से 10 साल पहले, लेकिन आप केवल एग्जाम देते हैं नीट, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ एक और प्रॉब्लम आ गई कि अब इतने सारे लोग एक पेपर देते हैं तो पेपर लीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, और उसका ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा होने लगा, क्योंकि एक ही पेपर हर आदमी दे रहा है ना। तो जो पेपर दिल्ली में बना वो अब वही तमिलनाडु जाएगा, वही केरला जाएगा, वही अबू धाबी जाएगा। नीट का पेपर 4 बाहर जगह पे भी होता है, जो एनआरआईज है वो देखते हैं, उनके एडमिशन होते हैं। तभी आपको पता होगा अबू धाबी एक सेंटर आ गया था एक बच्चे का, उसने कहा मेरा सेंटर अबू धाबी हो गया, उसने खुद भर दिया था सेंटर, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने ए से कुछ और भरना चाह रहा होगा, उसने अबू गलती धाबी से, भर दिया। हाँ, गलती से रह गया। अबू धाबी, कई बार मैं अहमदाबाद चूज कर रहा हूँ, अबू धाबी चूज हो गया है ना, उसने नहीं ध्यान दिया, वो क्योंकि सेंटर में आता है, सेंटर की लिस्ट में आता है, ठीक है। अब आपको अब वापस आते हैं, आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा था कि भाई दुनिया में हम ही एग्जाम दे रहे हैं क्या? अमेरिका में एग्जाम नहीं होते क्या? ब्राजील में एग्जाम नहीं होते क्या? मैं बड़ी कंट्रीज के नाम ले रहा हूँ कि ये स्केल में प्रॉब्लम आती है। छोटा एग्जाम में तो मैं इतनी पुलिस लगा दूंगा कि वो मैनेज कर लेंगे, है ना। बड़े एग्जाम में स्केल बहुत बड़ा हो जाता है। तो चाइना में एग्जाम होता है, गाँव काव बोलते हैं, 1.5 करोड़ लोग देते हैं। जैसे मैंने बताया, उसमें सेटर को ऑलमोस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते हैं 1 महीने के लिए, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, और सारा काम मिलिट्री व्हीकल से मिलिट्री ऑपरेशन की तरह होता है, और उसमें खतरनाक सजाएं, मतलब अगर पता लग गया कि आपने कहीं पे भी कंप्रोमाइज करा तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, मतलब हल्की फुल्की सजा नहीं। और ऐसी सजाएं भारत में क्यों नहीं है? हैं, बिल्कुल। पहली बार मोदी सरकार ने अनफेयर मींस ऑफ पासिंग एग्जाम में लॉ लाया 5 साल का, वो पहले क्यों नहीं आया कभी? आपको और मजे की बात बताता हूँ। आपने देखा होगा सीजेपी के आंदोलन में वो पहुंची, क्या नाम है, अखिलेश जी की भौजाई, डिम्पल यादव जी, है ना, और उनके पीछे मदर टेरेसा बनी हुई थी वो पूरी की पूरी, सब किसी को पंखा, किसी के हार्ट पे हाथ रखना, किसी को पानी पिलाना। अब मैं बताता हूँ इनकी असलियत। तो देखो देखो देखो, ऐसे लोगों को ना गायत्री जी ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मेरे पीछे काले कारनामे बहुत सारे हैं तो मुझे एक्टिंग ज्यादा करनी पड़ती है। इनको एक्टिंग क्यों ज्यादा करनी पड़ती है? पहली बार उत्तर प्रदेश में बड़ा चीटिंग के खिलाफ कानून कौन लाया? कल्याण सिंह। 1991 में जब उनकी सरकार थी, 90-91 में चीटिंग के खिलाफ कानून लाया। अब उनकी सरकार चली जाती है बाबरी ढांचा टूटने के बाद, ठीक है। अब मुलायम सिंह यादव सीन में आ चुके हैं। मुलायम सिंह यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के चुनाव प्रचार की रैली में क्या बोल रहे हैं? ये जो चीटिंग के विरुद्ध काला कानून आया है इसको हटा देंगे, जितनी चीटिंग करनी है करो। ये उनकी मंच से उनके भाषण है ये। उन्होंने आगे वो मुख्यमंत्री बने, उसका उन्होंने सबसे पहले वो कानून हटा दिया कि मतलब चीटिंग कर सकते हैं। चीटिंग के विरुद्ध जो कानून था वो हटा दिया मुलायम सिंह ने, फॉर्मली हटा दिया। और लालू उसके बाद यादव ने भी ये किया था। लालू यादव ने ये करा होगा। और उसके बाद फिर कल्याण सिंह बने,
फिर राजनाथ सिंह जी बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने फिर वो कानून ले आया। आज भी लोग ना उत्तर प्रदेश में एक तरीका है, उत्तर प्रदेश में कहते हैं मेरे 70% आए थे कल्याण सिंह के समय, ये कैवेट्स हार्ड में ऐड करते हैं, मतलब बिना चीटिंग। उत्तर प्रदेश में हरियाणा से, पंजाब से, कई राज्यों से लोग इसलिए फॉर्म भरते थे 10th-12th का, क्योंकि वहाँ पे माफिया इज़िली अवेलेबल था। आप आप फलाने को इतने पैसे दो और आप एग्ज़ाम पास कर लोगे। वो तरीके मैंने बताए आपको कैसे-कैसे सॉल्वर मेथड, मास चीटिंग मेथड, कॉपी चेंज मेथड, पेपर लीक मेथड अलग से चीटिंग करते थे। उसके बाद अखिलेश भी बने सीएम। अखिलेश तो भाई पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं। वो अलग बात है कि वो उनकी पढ़ाई भी बड़ी झोल वाली है, उसमें भी एक चीटिंग है। बताता हूँ क्या चीटिंग है। आप कभी समाजवादी पार्टी की वेबसाइट में जाइएगा, उसमें उसमें अखिलेश यादव का प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल में देखिएगा तो होगा स्टडीड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ठीक है? और वे सैनिक स्कूल में पढ़े, फिर बैंगलोर के स्कूल में कॉलेज में पढ़े, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से पढ़े, ठीक है? अब आप उनका इलेक्शन का पर्चा देखिएगा, इलेक्शन में पर्चा भरना होता है आपको। जब वो एमपी बने, एमएलए बने, उसमें आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी पड़ती है। उसमें केवल बैंगलोर वाली डिग्री है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी वाली डिग्री नहीं है। मैंने कहा, अरे बस ऐसा कैसे? आदमी अपनी बड़ी डिग्री ज़रूर लिखेगा। फिर मैंने थोड़ी तहकीकात करी, हम लोग तो खुरापाती हैं। हमने तहकीकात करी तो पता है वो यूनिवर्सिटी सिडनी गए तो थे, लेकिन आपको अंत में क्या होता है मास्टर्स में वहाँ पे थीसिस लिखनी होती है 10,000 वर्ड की। वो तो बहुत बड़ा काम है, वो कौन लिखेंगे? हम तो राजा की औलाद हैं, हम कहाँ ये सब थीसिस लिखने? थोड़ा आए थे यहाँ, थोड़ा मज़ा मस्ती करने आए थे, तो उन्होंने वो थीसिस नहीं लिखी भाई ने और बिना डिग्री करे आ गए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी पढ़ने तो गए लेकिन बिना डिग्री के वापस आ गए। जैसे इंदिरा गांधी ऑक्सफोर्ड से वापस आ गई थी बिना पढ़ाई, बिना डिग्री के। ठीक है? अब अखिलेश यादव इस कानून को दोबारा नहीं लाते हैं। मतलब वो जो चीटिंग का विरोध का कानून था, अखिलेश यादव भी वापस नहीं लाते हैं और अखिलेश यादव सीएम बने हुए, मुख्यमंत्री बनते-बनते एक भाषण देते हैं और बड़ा चर्चित भाषण है। चीटिंग कौन नहीं कर लेता एग्ज़ाम पास होने के लिए? थोड़ी बहुत चीटिंग तो सब कुछ कर लेते हैं। मंच से चीटिंग एक युवा मुख्यमंत्री सो कॉल्ड मंच से चीटिंग को जस्टिफाई कर रहा है। उनकी भौजाई जी वहाँ पे चीटिंग वाले में सीजेपी अलाउ कर रहा है ऐसे लोगों को। तो जिन्होंने चीटिंग के विरुद्ध का कानून हटाया और फिर योगी जी आते हैं 2017 में फिर से वो कानून को ले आते हैं। वापस मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ कि भई बड़े-बड़े देशों में होता क्या है? चाइना मैंने बता दिया, चाइना तो मिलिट्री मॉडल से चलता है और एग्ज़ाम कराता है। अब है ना? इस बार भी हमें नीट पे थोड़ा-सा उस तरह का सहारा लेना पड़ा। बाकी देशों में क्या होता है? बाकी देशों में केवल एक सॉल्यूशन है, एग्ज़ाम को कंप्यूटर बेस्ड टर्न कर देना। मतलब उसको सीबीटी मोड में चलाना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में चलाना, है ना? सीबीटी। अब अभी ऐसा सॉल्यूशन किसी ने करा है क्या? बिल्कुल करा है। 2014 के बाद से ये बिल्कुल प्रयास हुआ कि हम अपने एग्ज़ामों को कैसे कंप्यूटर पे शिफ्ट करें। कंप्यूटर पे कैसे एग्ज़ाम होता है, उस पे मैं आऊँगा। इस समय आपको जानकर खुशी होगी, आपके दर्शकों को जानकर खुशी होगी कि आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम, जो करीब 12 लाख लोग लिखते हैं, साल में 2 बार होता है, वो एग्ज़ाम 2019 से लेकर कंप्लीट सीबीटी है। मतलब ये 12-12 लोग, 12-12 लाख लोग 2 बार साल में एग्ज़ाम कंप्यूटर पे देते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिसमें एडमिशन होता है, वो पिछले 2 साल से धर्मेंद्र प्रधान के अंडर में पिछले 2 साल से पूरे देश के 12 लाख लोग उसको ऑनलाइन लिखते हैं। यूजीसी नेट जिसके थ्रू आप प्रोफ़ेसर बनते हैं, जिसके थ्रू आप पीएचडी करते हैं, वो भी 12 से 14 लाख लोग लिखते हैं। वो पूरा पिछले 4 साल से 3 साल से सीबीटी बेस्ड होता है। अब आप कहेंगे नीट क्यों नहीं होता भाई? नीट भी कर दो, सारा सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। नीट की भी बात चली। 2 साल पहले नीट की भी बात चली। अब नीट सबसे बड़ा एग्ज़ाम है भारत का, 22 लाख लोग देते हैं, सेंटर डेवलप भी हो रहे हैं। आज तक किसी ने डेवलप नहीं करे। आपने अभी-अभी एक वीडियो सुना होगा प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी मंच पे अशोक गहलोत के साथ बैठकर, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है, 17 पेपर लीक हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत है, देखिए क्या करें। लेकिन उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला? नरेंद्र मोदी को भी पता था ये बात, योगी आदित्यनाथ को भी पता थी बात, अमित शाह को पता, उन्होंने सॉल्यूशन मोड पे आए, धर्मेंद्र प्रधान को भी पता थी, सॉल्यूशन मोड पे आए। पहले तो सारे पेपर को कंबाइन करो, जिससे बच्चे को 100 पेपर ना देने पड़ेंगे। तमिलनाडु का पेपर अलग और उत्तराखंड का अलग और उत्तर प्रदेश का अलग, ठीक है? अब जैसे ही पेपर हो जाएगा, चीटिंग की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी, सबको ऑनलाइन ले आओ। अब ऑनलाइन करें कैसे? सेंटर ही नहीं है किसी के पास इस तरह के, क्योंकि सेंटर का प्रोटोकॉल है। क्या प्रोटोकॉल है? ये केवल सेंटर लैन पे हो। मतलब ये बेसिकली डंब मशीन हो। डंब मशीन मतलब ये इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो। इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो भाई आप तो पूरा पेपर वहीं सॉल्व कर लेंगे, है ना? तो ये डंब मशीन हो और किस तरह से इसमें क्या प्रोटोकॉल हो, स्क्रीन ना चेंज कर पाए कोई भी। तो लॉक्ड लॉक्ड मशीन हो। लॉक्ड मशीन मतलब आपका पेपर ही आए केवल। और ये कोई बहुत नई प्रणाली नहीं है। हम सब ने, मैंने खुद जीमैट जीआरई दिया है, मेरी पढ़ाई थोड़ी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी तो विदेश में हुई है। तो जब आप जीआरई जीमैट लिखते हैं तो प्रोमेट्रिक सेंटर में जाना पड़ता है गायत्री जी। आज से 20 साल पहले भी प्रोमेट्रिक सेंटर थे। आज से 25 साल पहले प्रोमेट्रिक सेंटर थे, राइट? वो सेंटर भारत में थे लेकिन वो बड़े एलीट थे, उनकी फीस थी। आपको जीमैट जीआरई की फीस होती है 100-100 200-200 डॉलर, तो इतना तो हमारे एग्जामों की फीस 1000 2000 3000 रुपए होती है। तो आपको उसी कॉस्ट में एग्जाम भी कराना है। तो
मोदी सरकार ने डेवलप करना शुरू करा। स्मृति ईरानी के अंडर में करा, प्रकाश जावड़ेकर के अंदर में करा और धर्मेंद्र प्रधान के अंदर में करा। ये किसी ने बात ही नहीं करी। मैं तो सीजेपी से ये सब एक्सपेक्ट कर रहा था भाई। आप शिक्षाविद हैं, आप अमेरिका से आए हैं, दीपके जी, वांचू जी कह रहे हैं कि मैं शिक्षाविद हूँ, कोई सॉल्यूशन तो बताए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दो, उसके बाद अगला आदमी क्या कर लेगा भैया? और धर्मेंद्र प्रधान ने जो करा है उसका क्रेडिट आप उनको दे रहे हैं क्या? तो भारत में आपको जान के खुशी होगी कि 8 लाख सीट डेवलप हो चुकी हैं पिछले 10 साल में। सीट का मतलब समझती हैं? जिसमें उस प्रोटोकॉल से, उस सैंक्टिटी से, उस शुचिता से एग्जाम हो सके। किसने करी है? ये टीसीएस ने डेवलप करी है, ये कई और कंपनियों ने डेवलप करी है, प्राइवेट कंपनियां आगे आई हैं, कुछ सरकार के अपने सेंटर में है, जैसे भारत ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अपना है सेंटर है। क्यों है उनका सेंटर? क्योंकि बैंक पीओ के एग्जाम 1 करोड़ लोग देते हैं। रेलवे के एग्जाम 1 करोड़ लोग देते हैं, सब ऑनलाइन होते हैं। बैंक पीओ के एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, रेलवे के एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, आईटी के एग्जाम ऑनलाइन होने लगे हैं, सीयूटी के एग्जाम ऑनलाइन होने लगा, यूजीसी नेट का ऑनलाइन होने लगा। नीट का इतने कॉन्फिडेंस से जैसे ही पेपर लीक की बात आई, पेपर को कैंसिल करा गया। एक दूसरा तरीका भी हो सकता था धर्मेंद्र प्रधान का, जो टिपिकल राहुल गांधी, अखिलेश यादव तरीका है, दबा दो इस बात को। पेपर लीक हुआ तो होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ घटिया लोग आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरी साख तो बची रहेगी। वो डिक्लेयर ही ना करते, इसको चुप मार जाते इसको, जो होता था पहले। पेपर लीक होते थे पहले, ये लोग चुप मार जाते थे, उस पर चुप मार जाते थे, पेपर कैंसिल नहीं करते थे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। पेपर कैंसिल हो जाएगा तो जो व्यक्ति बिल्कुल नकारा है, जिसको कुछ नहीं आता है, वो डॉक्टर बन जाएगा। पेपर कैंसिल करने में आपकी साख खराब होती है। अब दोबारा पेपर कराए, दोबारा पेपर ठीक हो, जिससे कोई फालतू आदमी डॉक्टर ना बन पाए। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी और कहा कि मैं इसको दोबारा ठीक से करवाऊंगा, नीट दोबारा ठीक से करवा, और कहा कि अगले साल से सीबीटी होगा और अब वो सीटें उतनी उतनी सीट बढ़ जाएंगी। और इसमें क्या होता है? आपको लगा कि 8 लाख सीटें हैं तो 11 लाख लोग आईटी जेई कैसे लग रहे हैं? शिफ्ट में होता है एग्जाम, शिफ्ट में होता है अच्छा एग्जाम। सर, सीबीटी होने का एक फायदा और भी है, यू डोंट नीड सो मच ऑफ मैन पावर। भाई जी बिल्कुल, प्रिंट करना, उसको स्टोर करना, उसका ध्यान देना, बिल्कुल। अब ये सेंट्रलाइज्ड हो गया। आपको सिस्टम्स चाहिए, आपके सिस्टम सेंटर्स बन और गए एकदम हैं। रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट एकदम आ जाता है, मतलब बिल्कुल रिजल्ट में कुछ ऑटोमेटिक। अब तो सब यही तरीका है दुनिया भर में, केवल सीबीटी ही के थ्रू ही एग्जाम हो सकते हैं। अब इसका एक वो आता है, इसका एक और काउंटर क्या आता है? अरे वो गांव का बच्चा कैसे लिखेगा? अरे गांव का बच्चा फॉर्म तो ऑनलाइन ही भर रहा है। तो गांव के बच्चे ने फॉर्म तो ऑनलाइन ही है सबके इस समय, फॉर्म तो ऑनलाइन ही हुँ, भर रहा है वो। मोबाइल हुँ। सीबीटी में आता क्या है? कोई बड़ा अरे जब क्वेश्चन आता है, चार। यूपीआई जब यूपीआई ज्यादा यूपीआई में पेमेंट करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एग्जाम देखो था कैसे, मैं आपके दर्शकों को बता दूं। क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें क्लिक करना होता है, नेक्स्ट का बटन, बस इतना, और कोई टेक्निकलिटी नहीं है। और वहां पे वो एक लोग होते हैं, एक आध, जो आपको बता दें कि भाई कैसे करना है ना? तो और आईटी जेई दे रहे हैं लोग, यूसीयूटी दे रहे हैं लोग कई सालों से, यूजीसी नेट दे ही रहे। तो उसका केवल सोल्यूशन यही है। अब इसमें एक और दिक्कत आती है, आप कहेंगी कि भाई सेटर ही लीक कर दे, ये भी तो कोई पेपर सेट ही कर रहा है ना, कंप्यूटर वाला भी। ये बात समझिए आप मेरी। भाई ये भी कंप्यूटर वाला भी, मान लिया 200 क्वेश्चन है आपके नीट में, है ना, वो भी कोई तो सेट करा, वो इस बार तो सेटर ने लीक करा, वो कंप्यूटर वाला पेपर बता देगा। भाई उसने तो कहीं लिखा ही होगा अपने रफ पेपर में, अपनी कॉपी में। तो इसका क्या तरीका है सीबीटी में? सीबीटी में क्या होता है गायत्री जी, एक लार्ज क्वेश्चन पूल बनाया जाता है और अलग अलग सेटर के थ्रू, मान लिया मान लिया 25 टॉपिक है और हर टॉपिक में 5-5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन की 500 क्वेश्चन का डेटाबेस बना लिया जाएगा। उसी और उसी ज़रूरी उसी ज़रूरी नहीं है कि जो आपके बगल वाला बच्चा बैठा है उसको वही सेम क्वेश्चन आएगा, ये भी हाँ, ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। एक एल्गोरिथम के थ्रू एक पेपर आ जाएगा, जो जैसे मान लिया पहला टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स पे, थर्मोडायनामिक्स में 500 क्वेश्चन बने हुए हैं, उसमें से कोई रैंडमली क्वेश्चन आ जाएगा, जो सब एक हार्डनेस लेवल के होंगे। तो एल्गोरिथमिकली एक आ जाएगा, और एक बार, आजकल तो तरीके आ गए एआई से, उसको नॉर्मलाइज भी कर लिया जाएगा। नॉर्मलाइज मतलब कि आपका हार्डनेस लेवल 2 था और मेरा 1 था, तो नॉर्मलाइज कर लिया जाएगा हमारे पास। उसकी टेक्निक्स वर्ल्ड ओवर अवेलेबल है, मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा। बल्कि आपको पता है जीमैट जीआरई तो अडेप्टिव होता है। अडेप्टिव मतलब अगर आप पहला क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर आसान क्वेश्चन आता है, फिर आसान वाला सही करते हैं तो फिर कठिन वाला, है ना। उस पे तो अभी मूव ही नहीं करें हम लोग, तो इसी में अभी ये सरकार ने पिछले जो 10 साल में किया है, ये बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल जीएसटी लाने जैसा, यूपीआई लाने जैसा, फास्टैग लाने जैसा है, क्योंकि आपने पूरी व्यवस्था चेंज कर दी जिस एग्जाम की। जिस दिन वो ग्रेडिएंट बेस्ड आ जाएगा ना, अच्छे निकल कर आएंगे, सिर्फ हीरे निकल कर आएंगे, क्योंकि आप किस लेवल का आंसर कर रहे हो वो ग्रेडिएंट फिर बढ़ेगा और फिर तभी टफनेस ऑफ क्वेश्चन फिर बढ़ेगा। जीमैट अभी जीआरई तो वर्ल्ड कॉमन, के, हाँ अभी हाँ तो बिल्कुल, कॉमन आ रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो जीआरई में उसी लेवल उसी टाइप में होता है कि आपने ये आंसर उसी किया, उसके बेसिस पे उससे हार्ड, फिर उससे उसके हार्ड, उसके फिर उसके उससे हार्ड। उसके लिए टर्म होती है टेक्निकल अडेप्टिव टेस्ट्स, है ना, वो अडेप्ट करता रहता है उसके हिसाब से। तो पिछले जो 10 साल में हुआ है उसको सल्यूट नहीं करेगा कोई, है ना। अब आते हैं सीजेपी पे। देखिए
टॉपिक तो नीट का पेपर लीक हुआ है तो रियल टॉपिक है, तो टॉपिक तो उन्होंने फेक नहीं चुना। तो मैं 3 चीज़ों पे आँकूँगा सीजेपी को कि क्या ये सच्चा आंदोलन है क्या? क्या ये सच में बच्चों के लिए आंदोलन है क्या? है ना? इसमें आपके पास भी कोई इनपुट्स हो तो बताइएगा, क्योंकि आप लोग और खोजबीन करते रहते हैं खबरों की। मैं 3 पैरामीटर में नापूँगा कि पहला कि आर दे ट्रू टू देयर टॉपिक? आर दे पार्टिसन, मतलब किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं क्या? है ना? और तीसरा आर दे सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ये 3 अगर इसमें मैं 3 में टिक मार्क आता है तो मैं सीजेपी को मैं खुद अवार्ड दूँगा जाके। पहला टॉपिक, आर दे ट्रू टू द टॉपिक? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। आपने वहाँ पे नीट के बारे में कितनी बातें सुनी, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी सुनी, जो मैंने आपको इतनी देर से बताया, एग्ज़ाम्स के बारे में, चीटिंग रोकने के बारे में, क्या तरीके, इसमें एक सेशन सुना आपने वहाँ पे? आप तो सारे सेशन फॉलो कर रही हैं वहाँ पे, आप तो शायद खुद भी कल कनॉट प्लेस के आस-पास थी, आप बता रही थी। तो आपने तो पूरा माहौल देखा है, आपने कभी सुना नीट का पेपर विदेश में कैसे वो तो अमेरिका से आए हैं, भाई उन्होंने देखा होगा अमेरिका में कैसे एग्ज़ाम होते हैं, उन्होंने कभी बताया? कभी सोनम वांगचुक जी ने जो शिक्षाविद हैं उन्होंने बताया कभी कि कैसे होने चाहिए, कैसे चीटिंग हो सकती है? कभी मैंने नहीं सुना। उसमें सुन क्या रहा हूँ मैं, नाम रहेगा अल्लाह का, सीता का पति, नीता का पति, 370, ब्राह्मणवाद, उमर अब्दुल्ला अपनी तख्ती लेके आ गए, स्टेटहुड। तो वहाँ नीट का टॉपिक तो डिस्कस ही नहीं, मैंने कभी डिटेल में डिस्कस होते नहीं सुना वहाँ पे। मोदी मर जा, पार्लियामेंट तोड़ देंगे, इसको गोली मार देंगे, इसको गाली, भद्दी-भद्दी गालियाँ महिलाएँ दे रही हैं। वहाँ पे एलजीबीटीक्यू से लेकर सारे टॉपिक थे। नीट में मैंने कभी एक 10 मिनट का, 5 मिनट का कोई एक मैंने भाषण, स्पीच, कोई इंटरव्यू नहीं सुना। बस धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, अरे उससे क्या हो जाएगा? दूसरा आदमी क्या कर लेगा नया? धर्मेंद्र प्रधान ने जो करा है उसमें आप जुड़ो तो जाके, ठीक है? वो अलग बात है, सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ करते हुए, एनईपी की तारीफ करते हुए ट्वीट डाला अभी 2 साल पहले, कि आप बहुत अच्छे हैं और हमने नीट के वो सॉरी एनईपी के बहुत अच्छा है और हम इसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे, ठीक है? तो मतलब वो मेरे जो पहला मैट्रिक्स में वो खरे नहीं उतरे। वो अपने टॉपिक के ट्रू नहीं है। दे आर नॉट अ नीट आंदोलन, दे आर सम आंदोलन, जिसको उनको कुछ। और मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, अगर आप देखें पिछले कम से कम 10-15 सत्र देखें संसद के, जैसी संसद आने वाली होती है ना तो एक नया टॉपिक आ जाता है। हिंडनबर्ग, अरे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाएगी, अदानी, 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 और एकदम से पूरा संसद को वॉश ऑफ करने की कोशिश करेंगे। बाद में 6 महीने बाद पता लगेगा कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने अदानी को क्लीन चिट दे दी। फिर आ जाएगा पेगासस, मेरा मेरा मोबाइल हैक कर लिया गया है, मेरा मोबाइल हैक कर, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट कहेगा अपना मोबाइल सबमिट करिए राहुल गांधी को, नहीं, 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 वो नहीं सबमिट करो, वो मुद्दा भी चला जाएगा। तो वो मुद्दा ज़रूर लेके आते हैं जिससे जो नरेंद्र मोदी नया बिल लाने वाले हैं, वो खटाई में पड़ जाए, वो पास ना हो पाए, वो हल्ला कर पाएँ। इस बार क्या आने वाला है? एफसीआरए के अगेंस्ट बिल आने वाला है। इस बार क्या आने वाला है? परिसीमन आने वाला है। इस बार क्या आने वाला है? वुमेन रिजर्वेशन, और ये सारे एफसीआरए से पलते हैं। इनको पता है वुमेन रिजर्वेशन, तो इनको ऊपर-ऊपर तो बोलना पड़ेगा। वुमेन रिजर्वेशन और परिसीमन आ गया, जो बचा-खुचा चुनाव जीत रहे हैं वो भी नहीं जीत पाएँगे। वन नेशन वन इलेक्शन आ गया, जो बचा-खुचा चुनाव रही सही दुकान भी बंद हो जाएगी। एफसीआरए ने वैसे ही बंद कर दिया है। तो अब चल रहा है, मुद्दों की तलाश चल रही है, और मुद्दों की तलाश में 2-3 लोग ही बचे हैं, बाकी तो सब डिस्क्रेडिट हो गए, पॉलिटिकली खत्म हो गए। पॉलिटिकली बचा कौन-कौन है? एक अखिलेश यादव बचे हैं, जिनके पास एक स्टेट में थोड़ी प्रेजेंस है, एक केजरीवाल बचे हैं और एक राहुल गांधी बचे हैं। बाकी सब तो आपको पता है डाउन हो गए। उधर स्टालिन हार गए, एनसीपी का क्या हाल है हमको पता है, टीएमसी चली गई। तो उनको मिला राम मंदिर का मुद्दा, किसको? अखिलेश यादव ने खूब उछल-कूद के बनाया, फिर पता लगा यार मैं तो इतना राम-राम करूँगा तो लोग मेरे को गाली देने लगेंगे। सारे वीडियो निकल के आ गए राम गोपाल यादव से लेकर, वो तो और पीछे पड़ गए, उनका पीडीए भी खटाई में पड़ गया। तो वो थोड़ा बैकफुट पे आ गए। फिर दूसरा सीजेपी का, मैं इसे आम आदमी पार्टी का आंदोलन कहता हूँ, सबको पता है इसे, मतलब उसमें पता ही नहीं क्या, वो तो बिल्कुल क्लियर ही है कि सीजेपी वाले सारे लोग आम आदमी पार्टी वाले हैं, है ना? तो इन्होंने ये आंदोलन चलाया क्योंकि उनको अपना पंजाब छुपाना था। पंजाब में तो आपने पता है डेली जॉब को लेके जो भी लोग आते हैं उनको मारपीट होती है। कल फार्मेसी का टेस्ट लीक हुआ। वहाँ का जो मिसगवर्नेंस को छुपाना है तो यहाँ पे एक फसाद क्रिएट कर दो, राइट? कांग्रेस मुद्दा विहीन थी इस बीच। कांग्रेस थोड़ा इथेनॉल E20 पे बोल रही थी, लेकिन वो तो मुद्दा चिपक ही नहीं रहा था। जब पता लगा वो तो 2 साल से बहुत स्टेट्स में है E20, कुछ हो ही नहीं रहा है। मारुति, टोयोटा सब वापस आ गई। उन्होंने कहा टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मुद्दा विहीन थी, तो अब मुद्दा कैप्चर हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं पीएम के घर पे बैठ जाऊँगा, सब अखिलेश यादव की बीवी भी वहाँ जा रही है, सब वहाँ ट्राई कर रहे हैं कि सीजेपी का आंदोलन थोड़ा चल गया, कोई मुद्दा तो मिल जाए इनको, है ना? तो सेकंडली ये पार्टीजन भी हो गए। इन्होंने सारी पार्टियों को इनवाइट कर दिया, उन सब पार्टियों को इनवाइट कर लिया, थैंक यू बोल दिया, जो खुद चीटिंग प्रो रही हैं, जिनके राज्यों में चीटिंग हो रही है। अगर सीजेपी कह देता कि मैं कांग्रेस को इनवाइट नहीं करूंगा क्योंकि राजस्थान में 17 पेपर लीक, उन्होंने कुछ नहीं करा। अगर सीजेपी कह देता कि कल 2 दिन पहले, पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, 3 दिन पहले फार्मेसी का टेस्ट पंजाब में लीक हुआ है, पंजाब के मान को भी हटाओ, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर को, तब मैं कहता कि हाँ वो टॉपिक के टॉप, दे ट्रू टू द टॉपिक। फिर टॉपिक मेरा क्या है? एग्जाम लीक। कांग्रेस ने करा है, आम आदमी पार्टी ने करा है, मेरा टॉपिक है, ये ट्रू होता। और इसकी छवि मुझे अन्ना आंदोलन में दिखती थी। अन्ना आंदोलन में कोई फर्जी व्यक्ति नहीं होता था। बाद में फर्जी हो गया अलग बात है वो।
उसमें कभी आपको लालू प्रसाद यादव नहीं दिखेंगे, उसमें आपको मुलायम सिंह यादव नहीं दिखेंगे। उसमें कौन होता था? उसमें उसमें किरण बेदी होती थी, उसमें जनरल वीके सिंह होते थे, उसमें कुमार विश्वास होते थे, उसमें केजरीवाल होते थे। केजरीवाल तब तक तो साफ ही थे। उसमें अन्ना हजारे होते थे। बाद में वो तो उन्होंने उसको उसमें बाबा रामदेव होते थे। वो बाद में उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने कभी किसी अनवांटेड आदमी को अपना स्टेज शेयर नहीं करने दिया। यहाँ तो हर आदमी आ गया जो पेपर लीक कर रहा, मतलब जिस व्यक्ति ने कहा कि चीटिंग कर लेनी चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए, उसकी बीवी बैठी है। आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। जो पीसीएस की भर्ती होती है उसके लिए एक लोक सेवा आयोग होता है हर प्रदेश का। तो यूपी लोक सेवा आयोग में हाई कोर्ट ने 2016 में अनिल कुमार यादव की भर्ती को रद्द कर दिया। उनकी भर्ती को रद्द करते हुए याचिका थी, उस याचिका को देख के आपका सिर घूम जाएगा। मतलब अगर 86 एसडीएम की भर्ती हुई है अखिलेश यादव के समय में, तो 56 उसमें से यादव है। और कैसे यादव है? उनका रिटर्न में तो नंबर कम आए, इंटरव्यू में सबको 140 140 140 सबको 140 मार्क्स और बाकी सबको 120 मार्क्स। मतलब 20 मार्क्स का फर्क तो आपको पता है ऐसे एग्जाम में ऊपर नीचे कर देता है। एक बस बात को खत्म करने दीजिए। अनिल कुमार यादव की भर्ती में झूठा रिज्यूमे दिया गया कि वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं इटावा में। वो प्रिंसिपल थे ही नहीं, बाद में पता लगा। दूसरा सबसे मजे की बात, ये आंकड़े सुन के आपका सिर उठ जाएगा। उनका जो सीवी गया लोक सेवा आयोग के ऑफिस में, वो कहां से गया? समाजवादी पार्टी के ऑफिस से फैक्स किया वो। मतलब इतना भी ध्यान नहीं रखा उन्होंने। बाद में पता लग गया वो फैक्स समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिस से अपनी सरकार के एक सरकारी दफ्तर में फैक्स भेजा। तो सरकार ने उनकी ये लोगों के ऐसे लोगों को उन्होंने इनवाइट करा, हर पार्टी के लोगों को इनवाइट करा। और जब रीनीट हो गया तो कोई उसका धन्यवाद भी नहीं दिया उन्होंने। आपको पता है रीनीट के समय बैंगलोर में उसी दिन कांग्रेस की रैली थी और बहुत सारे बच्चे अपना एग्जाम नहीं दे पाए। पता है आपको ये बात? जब रीनीट हुआ तो जब जब दीपके से पूछा गया कि क्या हुआ? नहीं, सेंटर में सरकार तो मोदी की है। अरे सेंटर में सरकार मोदी की है और कर्नाटका का ट्रैफिक जैम कैसे हो गया? जब लोगों ने ये लॉजिकल बातें सुनी तो पता लग गया कि भाई ये तो मतलब ये एक पार्टी के खिलाफ है आंदोलन। बस मुद्दा ढूंढना था, मुद्दा नीट मिल गया, मुद्दा कॉकरोच मिल गया। कॉकरोच शब्द भी पता है। कॉकरोच शब्द को उन्होंने सीजीआई ने बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में शब्द कहा था कि कुछ ऐसे वकील जो वकालत नहीं कर पाते हैं वो सोशल मीडिया में मचमच करते हैं कॉकरोचों की तरह। अब इसमें तो वकील की बात है ना? ये उन्होंने कहा नहीं, हर युवा वर्ग को कॉकरोच बोला और वो भी मोदी पे सरकार पे चिपका के कॉकरोच जनता पार्टी। तो इनकी इनकी उद्भव ही एक चीटिंग से हुआ। तो ना तो ये अपने टॉपिक के ट्रू हैं, ना ये नॉन पार्टिसन है, मतलब हर पार्टी के आदमी को इनवाइट कर लिया, वो भी ऐसे पार्टी को लोगों को जो खुद प्रो चीटिंग रहे, और ना इनके पास सॉल्यूशन है। इनका सॉल्यूशन केवल क्या है? धर्म प्रधान को हटाओ। ये कभी सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे कि सीबीटी कैसे होगा, सेटर को कैसे चेक करेंगे, सॉल्वर मेथड को कैसे सेल करेंगे, कॉपी एक्सचेंज को कैसे चेक करेंगे। इन्होंने कभी सॉल्यूशन की बात नहीं करी। मैंने इनके मुंह से सॉल्यूशन की बात नहीं सुनी। आप मुझे बताएं अगर मैं गलत हूं तो मैं इस नहीं टॉपिक सर, को इस तरह से देखूंगा। सोल्यूशन की तो बात ही छोड़ दीजिए सर। सोल्यूशन इनकी बस की नहीं है, क्योंकि ये सोल्यूशन ढूंढने नहीं आए हैं। ये ये सबसे बड़ी सोल्यूशन बात ढूंढने है, उनका नहीं है, वो उनका इंटेंट ही नहीं है। इंटेंट ही नहीं है उनका। तो ये रकस क्रिएट करना, मोदी तेरी कबर खो बिल्कुल, देगी, तेरी माँ की, मतलब जो गालियां चल रही हैं। अभी तो उनकी 13वीं का प्रसाद बांटा जा रहा है, बाय द वे। 13वीं का खाना खिलाया जा रहा है। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग। आई मीन दिस देयर इज अ लिमिट टू व्हाटएवर दे कैन डू। इन लोगों को एहसास नहीं, और इसमें बीजेपी की बहुत बड़ी गलती है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी क्रिटिकल अबाउट इट। किस उससे इनके क्या पास लेंगे? नहीं, इनके पास अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए दे डू नॉट हैव गुड कम्युनिकेटर्स। दे मेरे हैव ख्याल से ऑलवेज बीन लैकिंग फॉर लास्ट 12 years। हम लोग बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इस बात को रेस करते रहे कि आपको अच्छे लोगों को लेकर आइए। अगर आपका हर का पार्टी का आईटी सेल है, आपके फार्म लॉज इतने अच्छे थे, फिर भी आपको माफी मांगकर पीछे हटना पड़ा। अग्निवीर इतनी अच्छी स्कीम थी, फिर भी फिर आपको लेकिन लेकिन काइंड ऑफ लेकिन इसमें बस एक आपसे थोड़ा सा मैं विरोधाभास रखूंगा। देखिए क्या होता है ना, ये जो पूरा इकोसिस्टम है बहुत स्ट्रांग है ना। जैसे वो जो डायलॉग है ना कश्मीर फाइल्स का, वो सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग है कि सरकार आपकी है, सिस्टम हमारा। तो ये जो मीडिया पे कब्जा, ये जो विदेश, ये जो सरोस, ये आसान नहीं है। इन्होंने बड़ी बड़ी सरकारें गिरा दी भाई। पता इन्होंने है सर, बड़ी बड़ी पूरा अरब आज तक अरब टिके हुए हैं। रेवोल्यूशन जो हुआ कोरोना था के जिसमें बाद कोरोना के बाद अकेली सरकार है जो तीसरी बार चुन के आती है। आप आज तक टिके हुए हैं। उसके बाद आपके अगल बगल क्या हो रहा है? आप श्रीलंका में देखिए, आप नेपाल में देखिए, आप बांग्लादेश में देखिए, आप पाकिस्तान में देखिए, अगल बगल क्या क्या हो रहा है आपके, आप सब दिख रहा है। उसके बाद आप टिके हुए हैं। तो ये केवल सरकारें टिके रहना, देश को नॉर्मल तरह से चला पाना ही बड़ा मुश्किल है, जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर हाँ, चल रहा आई एग्री दैट्स टू देयर क्रेडिट, बिकॉज वो काम इतना कर रहे हैं। बट उस है। काम को ग्लोरीफाई तो एम्पलीफाई तो करें। आपके लोग आके बताएं तो सही। आप शिपिंग इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन लेकर आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज क्रैक कर रहे हैं, आके बताएं तो सही। आपने सॉरी फॉर द यूज झंडू बाम लोगों को बिठा रखा है जो बता भी नहीं पाते कि टेक्नोलॉजी का है क्या, एक्टी क्या है। पता नहीं, मैं जब मतलब तक पता नहीं, मैं जब जाता हूँ डिबेटों में तो मैं सुधांशु त्रिवेदी को सुनता हूँ या शहजाद पूनावाला को वो सुनता हूँ, मैं मुझे उनकी लगता है बात नहीं कर हर रही हूँ रफ सर, रहे, बट हर रफ रहे, वो सिर्फ लोग अच्छे से।
उस लेवल पे लोग नहीं, उस लेवल पे वो एक अलग लेवल है, पर आपको एक मीडियम लेवल चाहिए जो उस चीजों को एम्पलीफाई करे, बताए कि क्या हो रहा है, कैसे हो अब रहा है, जिस तरह का कितनी जिस स्कीम्स आ तरह रही का है। जिस तरह का विपक्ष का, जिस तरह का वामपंथियों का, जिस तरह का वेस्ट का जो टूल किट मॉडल है, वो यहाँ पे नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बस है। ऑनेस्ट वॉइसेस हैं हम लोगों जैसी, लेकिन एक टूल किट की तरह नहीं है कि कोई झूठ सच जो भी है फेंको और अपनी बात को आगे बढ़ो। वो टूल किट जी, इधर नहीं है, तो वो वो तो मैं उस मानता चीज की शिकायत रहेगी। दूसरा, एक ही पार्टी है जो अभी तक बड़ी शांत बैठी हुई है, जिनका मैंने अभी तक सुगबुगाहट नहीं देखी है। हूँ। वो कौन ठीक है? है, लालू प्रसाद फैमिली अभी तक नजर नहीं आई है सर बचा कोई भी। क्या है? देखो उसमें क्या तो बचा है? उनपे 36 केस है उनके पास। मतलब रेलवे में नौकरी देने में तो उन्होंने जमीनें रखवा ली है ना, चुनाव जीते नहीं है। तभी मैंने कहा केवल 3 लोग बचे हैं जो कुछ कह सकते हैं, जिनके पास कुछ, क्योंकि अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस 2024 में थोड़ा-सा ठीक था। तो वो, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं वो अपने आप को। आपको पता है अखिलेश यादव का जुलाई में जन्मदिन था, अभी शुरू-शुरू में। तो लखनऊ में मुझे फ़ोटो भेजे कुछ लोगों ने कि वहाँ पे क्या पोस्टर लगे थे जन्मदिन के, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई। मैंने कहा अरे बाप रे! भावी प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए 10 साल से। तो वो थोड़ा हाई में है, और क्योंकि केजरीवाल दिल्ली में रहते हैं तो उनको मीडिया बाइट बहुत मिलती है, और उनके बाद पंजाब की सरकार भी है, तो वो मीडिया बाइट में, और राहुल गांधी क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनके इतनी मीडिया बाइट तो मिल ही जाती है उनको। तो ये सर 3 मैं लोगों की लास्ट, बहुत बाकी बाकी तो उस हालत में भी नहीं है कि वो कुछ कर पाए। मैं जाते जाते व्यूअर्स को, ये जो कल्प्रिट्स है ना बिहाइंड द नीट पेपर, नेम देम एंड शेम देम, दीज ब्लडी ग्रीडी बास्टर्ड्स। सॉरी, मैं बहुत खुल के वर्ड यूज कर रही हूँ, पीवी कुलकर्णी, सबका नाम लूंगी। ये अपने लालच के चक्कर में देश डुबाने को और देश बेच, ये हैं आज के मीर जाफर। पीवी कुलकर्णी, रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर, एनटीए एक्सपर्ट, एलएच मास्टरमाइंड। मनीषा गुरुनाथ मांदरे, बॉटनी लेक्चरर, लीक बायोलॉजी क्वेश्चंस। मनीषा संजय, फिजिक्स एक्सपर्ट एंड स्कूल हेडमिनिस्ट्रेस, लीक फिजिक्स पेपर। शिवराज मोटेगौनकर, आरसीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट फाउंडर, की डिस्ट्रीब्यूटर। शिवराज मोटकर, ये मैंने कर दिया। मनीषा वाघमारे, इंटरमीडिएट फैसिलिटेटर। शुभम खैनार, नासिक दिस्त्रुक। बिस्वाल फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली लगी थी, वाह, राजस्थान का पूरा नेटवर्क इनका था। देन वी हैव डॉक्टर मनोज शिरुरे, लातूर डॉक्टर, फैसिलिटेटेड फॉर स्टूडेंट्स। डॉक्टर मनोज शिरुरे, लातूर डॉक्टर, अच्छा सेम ही है ये, सॉरी। तेजस हर्षद कुमार शाह, पुणे, फिजिक्स टीचर। धनंजय लोखंडे एंड यश यादव, मिडलमैन। ये लोग हैं, ये मीर जाफर हैं सर आज के, ये लोग मीर जाफर हैं। नहीं, ये जी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और अच्छी बात है इनके नाम भी दिखाए, सबको पता होना चाहिए। और सभी अरेस्टेड भी हैं, इन पे कार्रवाई चल रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि अब कानून भी तगड़े हैं। लेकिन मैं फिर भी एक और बात कहूँगा, देखिए ये इतने बड़े मॉडर्न वर्ल्ड में जब टेक्नोलॉजी है, जब एआई है, जब व्हाट्सएप पे 80 से 90 करोड़ लोग हैं, टेलीग्राम पे लोग हैं, टेलीग्राम पे तो बड़ी फाइल्स भी भेज सकते हैं, तो हैवी फाइल्स भी भेज सकते हैं। वो सब के ज़माने में आप सेटर को शेम करके कुछ कर नहीं सकते। आपको प्रोसेस ही लगाना पड़ेगा, आप केवल चोर को गाली देके कुछ नहीं करेंगे। आपका तो घर लूट गया ना, आपका तो नीट पेपर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो केवल तरीका है सीबीटी। जो आईटी में हमको सैल्यूट करना पड़ेगा सरकार को कि वो कर पाए। करना आसान नहीं होता है सीबीटी में कन्वर्ट करना एग्जाम को, बहुत कम सरकारें, और किसी और ने तो सोल्यूशन नहीं सोचा। राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए तो अशोक गहलोत ने क्या करा? आप पूछिए ना। जब पंजाब में पेपर लीक हुए तो भगवंत मान ने क्या किया? तेलंगाना में, कर्नाटका की सरकारों ने जो अपने लोकल पेपर है वो लीक रोकने के लिए क्या करते हैं? कोई किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। वो तो सोल्यूशन लीक है। हो गया, और लीक पता लग गया तो लीक हो गया। पहली बार सरकार ने उसकी कोशिश करी, सीबीटी इज द ओनली वे। अब नीट भी अगले साल से सीबीटी हो जाएगा, अगर टॉपिक खत्म हो जाएगा। 8 लाख, मैंने जैसे बताया, 8 लाख एसओपी के साथ, फुल प्रूफ एसओपी के साथ 8 लाख से ज्यादा सीटें भारत में तैयार हो चुकी हैं, थैंक्स टू टीसीएस, थैंक्स टू वेरियस कंपनी जिन्होंने वो टेक्नोलॉजी का जी सीटें डेवलप कर ली हैं। जी तो गुड कि हम लोग इस पॉडकास्ट में सोल्यूशन पे बात कर पाए, लोगों को पता लग पाया कि सोल्यूशन क्या है। इसको हटाना, उसको हटाना, कोई सोल्यूशन नहीं। और क्योंकि जी देखिए इनका तो माइंडसेट ही चीटिंग वाला रहा है ना सबका। इन्होंने तो अपने लोगों को छुपाया है। इन्होंने तो ऐसे लोगों को भर्ती कराया जो समाजवादी पार्टी के ऑफिस से फैक्स जाते थे, और वो आदमी फिर यादवों को घुसाता था अंदर, इंटरव्यू में 140 मार्क्स दे देके, और वो जी उनको हाई कोर्ट को उनकी भर्ती रद्द करनी पड़ी, अनिल कुमार यादव। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।